Assalamualaikum. Welcome to my channel and welcome to the course of Classical Mechanics. Classical Mechanics के लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। आज का हमारा टॉपिक है कि द कंस्ट्रेंट्स रिड्यूस द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, फिर जो कुछ मैं कहूँगा उसको मैं प्रूव भी करूँगा और आपको समझाऊंगा भी। इस टॉपिक का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा तो अब मैंने एग्जांपल दी थी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, तो उसी एग्जांपल से मैं आपको टॉपिक का मतलब समझाता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सपोज कर ले आपके पास ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसके अंदर n पार्टिकल्स पड़े हुए हैं और ये सिस्टम स्पेस में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स में से मैं एक पार्टिकल कंसीडर करता हूँ, लेट्स सपोज इस पार्टिकल को मैं कंसीडर कर लेता हूँ। तो इस पार्टिकल के पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, लाजमी बात स्पेस में पड़ा हुआ है तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। कितनी होंगी? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अगर एक के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो पूरे सिस्टम के अंदर जो n पार्टिकल्स है उनके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, लाजमी बात है एक के पास 3 है तो n के पास कितनी होगी, जस्ट मल्टीप्लाई कर ले n के साथ इस 3 को, तो 3n हो जाएंगी। तो इस सिस्टम के पास 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब अगर इस सिस्टम के ऊपर मैं कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ, क्या अप्लाई करता हूँ, एक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर लेता हूँ। तो आज का टॉपिक ये है कि उस कंस्ट्रेंट की वजह से इस सिस्टम की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है, क्या वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होती है या नहीं। तो आज का टॉपिक ये है कि हाँ कम होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होती है। किसकी वजह से? कंस्ट्रेंट की वजह से। किस तरह कम होती जाती है, तो अब वो आप लोगों ने पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ तो इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3n-1 हो जाएगी। अगर मैं 2 कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता हूँ तो इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3n-2। इसी तरह आते आते अगर मैं k कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता हूँ तो इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3n-k हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने आपको आज के लेक्चर में समझानी है, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल लूँगा, वहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि एक कंस्टेंट की वजह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जो इफेक्ट आता है वो क्या आता है कि आपने जो जितनी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको एक नंबर से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर 2 कंस्टेंट अप्लाई करते हो तो 2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप k कंस्टेंट अप्लाई करते हो तो k से जो नेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से समझाऊंगा, तो आप लोगों ने गौर से देखना है। कंसीडर कर ले आपके पास ये सिस्टम है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2D x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसके अंदर मैं 2 पार्टिकल्स लेता हूँ, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये। इस पार्टिकल को मैं a कह लेता हूँ, इस पार्टिकल को मैं b कह लेता हूँ। ये a पार्टिकल है, ये b पार्टिकल। इस पार्टिकल की जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास है x1 y1। इस पार्टिकल की जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2। इस पार्टिकल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, लाजमी बात है 2 होंगी। इसके पास भी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। अगर इन 2 पार्टिकल्स को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, मतलब इन 2 पार्टिकल्स को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, इस तरह ये मेरा पूरा एक सिस्टम है जिसके अंदर ये दोनों पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। तो अब इस पूरे सिस्टम के पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, तो इस सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, 2 इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 उसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सिस्टम के पास कितनी होंगी, 2 + 2 = 4। सही है। अब मैंने इस सिस्टम के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है, मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कंस्ट्रेंट अप्लाई करने से पहले है। मतलब कंस्ट्रेंट अप्लाई करने से पहले इस सिस्टम के पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 4। अब इसके ऊपर मैं एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 4 रहती है या कम हो जाती है। तो चलिए इसके ऊपर अभी मैं कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ। कंस्ट्रेंट क्या है कि इस सिस्टम के अंदर ये 2 पार्टिकल्स है, इनको मैं एक वायर से अटैच कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। इन 2 पार्टिकल्स को मैंने एक वायर से कनेक्ट किया है, ठीक है। वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि इस सिस्टम के ऊपर मैं ये कंडीशन इंपोज करता हूँ कि आपके अंदर ये जो 2 पार्टिकल्स है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा।
वो चेंज नहीं होगा। उसको इस कंडीशन को इम्पोज करने के लिए मैंने इन दो पार्टिकल्स को एक वायर से अटैच किया, एक स्ट्रिंग से अटैच किया, ताकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स्ड रहे। अब इस सिस्टम के ऊपर ये कंस्ट्रेंट है ना, अब ये जो कंस्ट्रेंट है ये होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है। अब व्हाट इज होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, तो उसको समझने के लिए आप फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हो, पर मैं उसको तफसील से समझा चुका हूँ। तो अब ये होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, इस होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट को लाजिम अगर ये होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, जिसको मैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब किस तरह लिख सकता हूँ देख देना, ये दो पार्टिकल्स है और इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है ना, जैसे उसको मैं डी कह देता हूँ। अब इस डी को फाइंड करने के लिए मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूँ देखना, d इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया। इस कंस्ट्रेंट के लिए ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देख के हम ये देख सकते हैं कि अब इस कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने के बाद क्या इस सिस्टम के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 4 है या कम हो जाएगी। तो उससे पहले ये समझाने से पहले मैं एक चीज दोबारा रिवाइज करता हूँ कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की डिफिनेशन क्या होती है कि एक पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपके पास जितने भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, तो उसको जितने भी आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे उस पार्टिकल के लिए, उस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तो वो उस पार्टिकल के लिए क्या होगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। अगर आपको 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो उस पार्टिकल के लिए 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। या मैंने जो 2 वर्ड इस्तेमाल किए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ये समझने की, ठीक है, ये आप लोगों ने गौर से देखना है। अब यहाँ पर देख ले, इस सिस्टम के पास 2 पार्टिकल्स है ना, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, दो कोऑर्डिनेट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, और 2 कोऑर्डिनेट्स इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है। डी तो मुझे पता है, डी तो नोन है ना। अब इस कंडीशन, इस इक्वेशन को आप देख ले, ये बस एक इक्वेशन है, और अगर लोगों को पता हो तो एक इक्वेशन आपको सिर्फ एक अननोन वेरिएबल क्वांटिटी या अननोन वेरिएबल के बारे में बता सकती है। लाइक मैं कहता हूँ कि x + 4 = 8। तो अगर मैं ये इस x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो ये एक इक्वेशन है और इसके अंदर एक ही अननोन थिंग है, तो x की वैल्यू मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूँ, जस्ट 4 को मैं उस साइड शिफ्ट करूंगा तो 8 - 4 हो जाएगा एंड x = 4 हो जाएगा। अगर मेरे पास एक इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल है, लाइक मैं कहता हूँ कि x + 4y = 8, अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अब अगर 2 अननोन वेरिएबल है तो आपको 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसके साथ दूसरी भी एक इक्वेशन आएगी, लेट्स सपोज ये इक्वेशन आ जाती है कि x - 2y = 6। अब इन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। इनको मैं एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, या इनको मैं मैट्रिसेस फॉर्म में लिखता हूँ तो क्रेमर रूल से या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ इन 2 इक्वेशंस को। बहरहाल वो अलग टॉपिक है, लेकिन मैं जैसा आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो वो आपको एक अननोन थिंग के बारे में बता सकती है। सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरह मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया। अब लेट्स सपोज यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको x2 का पता हो, x1 का पता हो, y2 का पता हो, लेकिन y1 का पता ना हो, तो d आपको पता है। तो अगर आपको इन 3 का पता हो, एक का पता ना हो, तो आप इस इक्वेशन से उस वो जो जिसका पता ना हो तो उसको फाइंड कर सकते हो जस्ट बाय सिंप्लीफिकेशन। तो 3 का पता होना लाजमी है, जो 4th कोऑर्डिनेट है वो आप जस्ट इस कंडीशन से, इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 आपके पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है और जो चौथा कोऑर्डिनेट है वो डिपेंड करता है पहले के 3 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो अब कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के बाद जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है इस सिस्टम के पास वो कितने, 3 है। 4th जो है वो तो डिपेंड करता है फर्स्ट 3 के ऊपर। तो अब 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स वही हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अब इस सिस्टम के पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के बाद 3 है। कितने हैं, 3। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हो तो उसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो आपने इस सिस्टम के ऊपर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है तो इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो एक नंबर से क्या हुई है, सब्ट्रैक्ट हुई है। तो आपको तब आंसर क्या मिला है, 3 मिला है। तो अगर इस बात को मैं जनरलाइज कर दूं और वही एग्जांपल दोबारा रिवाइज कर दूं, दोबारा रिपीट कर दूं जो मैंने आपको शुरू में दी थी, तो वहाँ से वो जो इक्वेशन मैंने आपको बताई 3a - k वाली वो आपको अभी सही तरह समझ आ जाएगी।
अब वही एग्जांपल दोबारा कंसीडर कर लेते हैं। देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसके अंदर n पार्टिकल्स पड़े हुए हैं और ये सिस्टम स्पेस में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं एक पार्टिकल उठा लेता हूँ तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 3 होगी, n के पास कितनी होगी 3n माइनस 3n होगी, 3n होगी। अब अगर इसके सिस्टम के ऊपर मैं एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ तो उस एग्जांपल को भी जो मैं रेज कर चुका हूँ उसको अगर मैं जनरलाइज करूँ तो इसके अगर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ तो इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी 3n माइनस 1 कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के बाद। अगर 2 कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता हूँ तो इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी वो कितनी होगी 3n माइनस 2। इसी तरह आते आते अगर इसके ऊपर मैं k कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करता हूँ तो इसके बाद जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद में आएगी कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के बाद वो 3n माइनस k हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने आपको आज समझानी थी कि कंस्ट्रेंट अप्लाई करने की वजह से जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है एक सिस्टम की या एक पार्टिकल की वो कम होती जाती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।